हेलो दोस्तों, सभी को राम राम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकुरम एकेडमी डिजिटल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा, जो कि कक्षा 10th यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए अच्छा टॉपिक है, क्योंकि एक एक करके हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इन सब के बारे में इसी तरीके से रिटन फॉर्म में पढ़ेंगे। जिन भी विद्यार्थियों के पास ये सारी चीजें नहीं लिखी हैं, वो इसमें से आप लिख सकते हैं। साथ ही बैठें तो पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठें। तो इसमें हम एक एक करके संज्ञा के बारे में, सर्वनाम के बारे में, विशेषण के बारे में, क्रिया के बारे में, क्रिया विशेषण के बारे में, इन टॉपिकों के बारे में हम पढ़ते जाएंगे। क्योंकि इनसे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं तुम्हारे पदबंध। एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, कोई वाक्य दे दिया जाता है, उसके नीचे अंडरलाइन होता है। अंडरलाइन किए हुए शब्द के बारे में पूछते हैं कि इसमें कौन सा पदबंध है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। अगर संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा है, सर्वनाम है तो कौन सा सर्वनाम है, विशेषण है तो कौन सा विशेषण है, क्रिया है तो कौन सी क्रिया है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो आप वीडियो को बिना इसके किए हुए आराम से देखें, तसल्ली के साथ बैठकर देखें। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको एक के बाद एक वीडियो हर टॉपिक पर आपको इसी चैनल पर उपलब्ध होती रहेगी। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक के साथ। जैसे पहले है संज्ञा। तो संज्ञा को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी है, उसे पढ़ेंगे। उससे आपके डाउट क्लियर होंगे, इसमें पता चलेगा कि संज्ञा है क्या। जैसे सोनल और रुचिका दो घनिष्ठ मित्र थीं। दोनों की मित्रता की चर्चा कॉलोनी में बहुत थी। वे दोनों भारत की राजधानी दिल्ली में रहती थीं। घर के पास वे दोनों सदैव एक दूसरे की सहायता करती। वे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। प्रतिदिन यानी रोजाना रामचरितमानस का पाठ करती। अपनी मेहनत के बल पर उन्होंने ऊंचाइयों को छुआ। अब इसमें जो कहानी में जो रंगीन शब्द दिए हुए हैं, उनका क्या मतलब है, उनसे आपको संज्ञा के बारे में समझाने की कोशिश की है। जैसे सोनल है और रुचिका है। तो सोनल और रुचिका ये दोनों क्या है, नाम है किसी व्यक्ति के। फिर मित्रता है, मित्रता क्या है, एक भाव है। दिल्ली और भारत ये दोनों क्या है, किसी स्थान के नाम है। घर क्या है और कॉलोनी क्या है, ये क्या है, ये घर और रामचरितमानस क्या है। तो इस तरीके से अगर घर और रामचरितमानस की बात करें तो ये क्या है, एक वस्तु का नाम है। कॉलोनी है, ये स्थान के नाम में आ जाएगी। प्रवृत्ति है, मेहनत है, ऊंचाई है, ये सब क्या है, ये सब भाव के नाम है। तो उचित स्थान पर ये नाम लिखे भी गए नीचे देखो, कि व्यक्ति लिया है, फिर वस्तु है, स्थान है और भाव है। जिसमें सोनल और रुचिका दोनों व्यक्तियों के नाम है इसमें। फिर घर और रामचरित ये दोनों वस्तु हैं। और इसमें स्थान लिया है भारत। इसमें फिर लिया है तुम्हारा स्थान जो भारत है, दिल्ली है, कॉलोनी है। फिर भाव में मित्रता, सहायता, प्रवृत्ति, मेहनत, ऊंचाई। तो इनके माध्यम से हमें समझाना क्या चाहती है ये कहानी। तो कहानी ये समझाना चाहती है कि अगर हम पूरे विश्व में या सृष्टि में अगर कोई बात करें तो हमें चार ही चीज मिलती हैं, या तो कोई व्यक्ति होगी, वस्तु होगा, या स्थान होगा, या भाव होंगे। इनके अलावा कुछ और नहीं है। तो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, भाव हो, इनके क्या हो, नाम हो। ऐसा कोई शब्द जिसके द्वारा इनके नाम का हमें क्या कराया जा रहा है, बोध कराया जा रहा है, तो वही तुम्हारी संज्ञा कहलाती है। देखेंगे नीचे। जैसे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले जो शब्द हैं उनको हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा क्या है, इस सृष्टि में या इस दुनिया में जितनी भी जो वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, या जितनी भी चीजें हैं, कोई स्थान है, कोई या कोई व्यक्ति है, या कोई वस्तु है, या हमारे अंदर आने वाले जो भाव हैं, उनको जो नाम दिया गया है, ऐसा शब्द जिसके द्वारा इनका हमें बोध हो रहा है, तो वही तुम्हारी क्या कहलाती है, संज्ञा कहलाती है। अर्थात एक सिंपल से तरीके से देखें तो दुनिया के सभी नाम क्या है, संज्ञा है। अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम का बोध कराने वाले जो शब्द हैं उनको हम संज्ञा कहते हैं। अब बात आती है आगे संज्ञा के भेद, यानी संज्ञा के कितने प्रकार हैं।
तो संज्ञा के मुख्यतः तीन प्रकार दिए हैं यहाँ पर। संज्ञा जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है और तुम्हारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये तीन संज्ञाओं के प्रकार दिए हुए हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ विद्वान दो प्रकार और मानते हैं, जिसमें तुम्हारे एक तो समूहवाचक संज्ञा आती है, समूहवाचक संज्ञा, और दूसरी है तुम्हारी द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन वर्तमान में इनमें क्या किया गया है, इन दोनों को इस जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जोड़ दिया है। जिस तरीके से अगर मुख्य भेद पूछता है संज्ञा के, तो क्या है, तीन संज्ञाएं, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है और भाववाचक है। अगर कुल भेद पूछता है तो ये दो संज्ञा और बढ़ जाती है तुम्हारी, एक समूहवाचक और एक द्रव्यवाचक। तो आइए हम देखते हैं पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। रोहन उदित गंगा नदी के किनारे टहल रहे हैं, दोनों वहां की शीतल हवा का आनंद ले रहे हैं। दोनों के हाथ में एक गुलाब का पुष्प है, जिसे अब से कुछ देर बाद वे गणेश जी के सिद्धि विनायक मंदिर में चढ़ाएंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर रंगीन जो शब्द दिए गए हैं, उनसे क्या दिया गया है, उनसे एक निश्चित नाम की जानकारी हमें मिल रही है। जैसे रोहन है, उदित है, ये पर्टिकुलर किसी दो अलग अलग व्यक्तियों के नाम हैं। फिर नदी, अब नदी में भी नाम लिया गया है क्या, गंगा, यानी एक व्यक्तिगत नाम लिया गया है ये। फिर गणेश, जैसे भोलेनाथ हैं, विष्णु भगवान हैं, कृष्ण हैं, लेकिन इनमें से एक पर्टिकुलर नाम लिया गया है, वो क्या है, गणेश, यानी अर्थात एक गणेश व्यक्ति हो गया कोई। भगवान का भी नाम लिया है तो वो क्या है, कोई गणेश। गणेश का जो नाम लेने से ये पता चल रहा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक गणेश के बारे में बताया गया है। अब सिद्धि विनायक मंदिर, मंदिर भी बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही मंदिर का नाम लिया गया है यहाँ पर, सिद्धि विनायक मंदिर। अब इसके द्वारा हो क्या रहा है यहाँ पर, जैसे रोहन है, उदित है, गंगा है, गुलाब है, गणेश है, सिद्धि विनायक मंदिर है, ये क्रमशः किसी न किसी विशेष, या तो कोई प्राणी है या कोई वस्तु है या स्थान है, उनके नाम का क्या करा रहे हैं, बोध करा रहे हैं। अर्थात ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कुल मिलाकर यहाँ से जो निष्कर्ष निकल के आता है वो ये है कि अगर कोई भी शब्द जो किसी पर्सनल, एक निश्चित नाम की हमें जानकारी दे रहा है, वो तुम्हारा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। चाहे तो वो कोई वस्तु हो, चाहे कोई स्थान हो, चाहे व्यक्ति हो, एक विशेष तरीके से उसके नाम का बोध करा रहा है कोई शब्द, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराने वाले जो शब्द हैं, वही तुम्हारे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे नीचे उदाहरण में दिया गया है, व्यक्तियों के नाम विवेकानंद, रानी चेन्नम्मा और नीरज चोपड़ा, कल्पतरु। वस्तुओं के नाम भी हैं, सरवत ए आजम, गीता प्रदेश, मास्क डिटॉल। उसके बाद स्थानों के नाम है, अजंता एलोरा, बड़गांव, हनुमानगढ़ी, हिमालय। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ये निश्चित नाम की जानकारी दे रहे हैं ये शब्द। तो ये सब क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद आता है तुम्हारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में देखेंगे, बरसात के मौसम में नदियों का जल स्तर बढ़ा, चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है। फसलें, जनमानस, मवेशी सभी की बड़ी संख्या में हानि होती है। गांवों, शहरों, पहाड़ों पर बने अनेक घर जल में समा जाते हैं। ऐसे मौसम में किसी स्थान की यात्रा करनी नहीं चाहिए। तो इस कहानी से हमें ये बताया गया है कि जैसे नदी है, फसलें हैं, जनमानस है, मवेशी है, गांव, शहर, पहाड़, ये कहीं ना कहीं जो शब्द हैं, इनके द्वारा एक जाति का बोध हो रहा है हमें। जैसे यहाँ पर ऊपर दिया है नदियां। अब नदियों में तुम्हारी कोई भी नदी हो सकती है, गंगा नदी का जल स्तर बढ़ सकता है, यमुना का बढ़ सकता है, कावेरी का बढ़ सकता है। तो इस नदियों के अंतर्गत इस सृष्टि में, इस दुनिया में जितनी भी नदियां हैं, उन सब की जाति का बोध हो गया हमें। कोई भी नदी हो सकती है। फसलें, फसलें भी कई हो सकती है, मक्के की फसल, गेहूं की, बाजरा की, चने की, मसूर की, कई तरीके की फसलें। ये फसल क्या करा रही है हमें, एक तरीके से जाति का बोध करा रही है। जनमानस, यानी इस सृष्टि में जितने भी जनमानस हैं, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, हर तरीके से एक तरीके से जाति का बोध करा रहा है। मवेशी, मवेशी शब्द है वो, उसमें चाहे गाय की मवेशी हो, भैंस की मवेशी हो, बकरी की मवेशी हो, भेड़ की मवेशी हो, किसी भी तरीके की कोई मवेशी हो, लेकिन ये मवेशी क्या है, एक तरीके से जाति का बोध करा रहा है। ऐसे ही गाँवों में अनेक गाँव हैं, शहरों में अनेक शहर हैं, पहाड़ हैं,
पहाड़ों में भी अनेक तरीके के अलग अलग नाम है, जैसे हिमालय है तुम्हारा, विंध्याचल पर्वत है, अरुणाचल पर्वत है, ये सारे सब क्या है, ये कहीं ना कहीं पहाड़ भी एक जाति का बोध करा रहे हैं। तो कुल मिलाकर इन शब्दों से क्या हो रहा है, हमें एक जाति का बोध हो रहा है। तो ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी जाति का बोध होता है वे जातिवाचक संज्ञा में आती है। जैसे यहाँ दिया गया है, प्रयुक्त रंगीन शब्द विशेष प्राणी वस्तु स्थान का बोध न कराकर उसकी संपूर्ण जाति का क्या करा रहे हैं, बोध करा रहे हैं, तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे कोई स्थान हो, अगर कोई ऐसा शब्द जो संपूर्ण जाति का बोध कराता है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो किसी प्राणी वस्तु स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण दिया है, जैसे लड़के, बच्चे, वृक्ष, नगर, फूल, फल, बतख, गेंडा, महिला, शिक्षक, इमारत, पार्क, उपवन, बेंच, बस, वायुयान। वायुयान यानी वायु में चलने वाले जो यान हैं उन सब की जाति का बोध हो रहा है। बस यानी बस के आकार की जो भी चीजें हैं जो रोड पर चलती हैं उनकी जाति का बोध हो रहा है। बेंच का यानी एक जाति का बोध करा रहे हैं वो किसी वस्तु में। उपवन है जो बगीचों का बोध करा रहा है। पार्क है, इमारत है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं। शिक्षक है, चाहे कोई महिला हो, चाहे पुरुष हो, या ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, शिक्षक जाति का बोध करा रहा है। महिला, गेंडा, बतख, ये सब क्या है, ये कहीं ना कहीं एक जाति का बोध करा रहे हैं। अब इसके बाद आती है तुम्हारी भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या है कि जो सिर्फ और सिर्फ भाव का मतलब ही क्या है, जैसे सिर्फ महसूस किया जाए, ऐसे शब्द जिनके द्वारा जिनका नाम जिनको लेने पर सिर्फ हम उन्हें महसूस कर पाते हैं वे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सीधी सी बात है, भारत के प्रत्येक व्यक्ति की पहचान क्या है, मानवता, सज्जनता, अपनापन, धोखा, अहंकार, क्रोध, चोरी, हंसी, मुस्कुराहट, सफलता। अब इसमें जो रंगीन शब्द नीचे दिए गए हैं वो मानव के क्या कर रहे हैं, गुण है, दशा है, भाव आदि का बोध करा रहे हैं। तो भावों को केवल हम क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, इनको देखा नहीं जा सकता। इसीलिए ये रंगीन शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अपनापन, ये शब्द क्या है, सिर्फ हमें एक भावना प्रदान कर रहा है, महसूस कर सकते हैं, मुस्कुराहट को हम महसूस कर सकते हैं। मानवता है, सज्जनता है, जैसे इसके अलावा और भी लें तो बेईमानी है, ईमानदारी है, धोखा है, यहाँ पर अहंकार है, क्रोध है, चोरी है। इन सब को हम सुनने के बाद इनका रंग रूप आकृति कोई इमेज नहीं बना सकते, केवल इनको महसूस कर सकते हैं। तो वे शब्द जिनको सुनने के बाद केवल उन्हें महसूस किया जाता है वे संज्ञा किस में आती है, तुम्हारी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। जैसे किसी व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो या स्थान हो, उनके क्या बता रहे हैं, गुण हो, दोष हो, दशा हो, अवस्था हो, ये चारों चीजों के बारे में अगर कोई शब्द इन चीज गुण, दोष, दशा और अवस्था के बारे में हमें बोध कराता है तो वे शब्द क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसी के आधार पर संज्ञा को मूल रूप में दो तरीके से बताया गया है। एक तो होती है तुम्हारी यथार्थ और दूसरी होती है भावार्थ। यथार्थ यानी ऐसी संज्ञा या ऐसा कोई शब्द जिसको सुनते ही हमारे मानस पटल पर कोई चित्र उभर आए। मानस पटल यानी हमारे मस्तिष्क में उसकी आकृति, रंग, रूप, हर तरीके से उसका चित्र बनना शुरू हो जाए, अर्थात उसे हम देख सकते हैं। यथार्थ का मतलब दृश्य, वास्तविकता। ऐसा शब्द कोई जिसको सुनने के बाद हम उसकी आकृति का अनुमान लगा सकते हैं, तो वो संज्ञा क्या कहलाती है, यथार्थ संज्ञा कहलाती है। और भावार्थ जिनको सुनने के बाद केवल हम उन्हें महसूस कर सकते हैं, वे अदृश्य होती हैं, दिखाई नहीं देती, महसूस की जाती है, अनुभव की जाती है बस, वे तुम्हारी संज्ञा कौन सी कहलाती है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। तो इसी आधार पर तुम्हारी दो तरीके की संज्ञा होती है, एक यथार्थ होती है, एक भावार्थ। और यथार्थ में एक होती है तुम्हारी व्यक्तिवाचक, एक होती है जातिवाचक, और तीसरी भाववाचक। इस तरीके से मुख्य संज्ञा के केवल मुख्य तीन रूप बताए हैं। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। भाववाचक संज्ञा के बाद भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे हार जीत है, आलस्य है, प्रसन्नता है, मूर्खता है, कायरता, यौवन, बुढ़ापा, धुलाई, थकावट, हंसी, मिठास, दयालुता, सुंदरता। इनमें से एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसको सुनने के बाद हम उसकी आकृति, रंग, रूप, आकार का कोई हम चित्र बना सकें, नहीं है इनमें से। सिर्फ हम इनको महसूस कर सकते हैं। जैसे हार जीत अनुभव कर सकते हैं हम इसका, आलस्य अनुभव कर सकते हैं, प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हैं, मूर्खता का अनुभव कर सकते हैं, कायरता का अनुभव कर सकते हैं, यौवन है उसका भी हम अनुभव कर सकते हैं। तो जितने भी ये शब्द हैं इनका सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ
इनको भाव के द्वारा पहचाना जा सकता है, महसूस करके, बाकी इन्हें देखा नहीं जा सकता। सीधी सी बात है। भाववाचक संज्ञा का मतलब है ऐसे शब्द जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो कोई भी नाम है उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते, वही तुम्हारी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। अब दो और संज्ञाएं तुम्हारी कौन सी, व्याकरण के विद्वानों के क्या बताया है कि एक संज्ञा के दो रूप और माने, एक तो द्रव्यवाचक है, एक समूहवाचक है। द्रव्यवाचक संज्ञा में जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ, द्रव्य या धातु का क्या होता है, बोध होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आपको याद रखना है, या तो कोई पदार्थ होगा, या कोई लिक्विड होगा, या कोई धातु होगी, इसी के आधार पर ये द्रव्यवाचक संज्ञा दी जाती है। जैसे हम गेहूं चने की रोटी खाते हैं, अब गेहूं चने क्या है, पदार्थ हैं ये, गेहूं चने की रोटी खाते हैं तो ये पदार्थ में आ गया। दूध और पनीर, दूध से पनीर बनता है, लिक्विड यानी ये किस में आ गया, तरल में आ गया दूध। सोना चांदी ये किस में आ गया, ये धातु में आ गया। तो ऐसे शब्द जिससे हमें किसी पदार्थ का या तरल का या धातु का बोध हो, वे सब क्या कहलाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। नीचे दिया है वाक्य, एक तो वाक्य रंगीन शब्द है, जैसे गेहूं चना है यानी पदार्थ का बोध करा रहे हैं, पनीर दूध द्रव्य का, सोना चांदी धातु का बोध करा रहा है। तो अतः ये सभी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे पानी, तेल, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है, लिक्विड है यानी ये तरल का बोध करा रहे हैं। दाल, चीनी, ये सब क्या है, पदार्थ का बोध करा रहे हैं। तांबा, पीतल, कांसा, ये क्या है, ये धातु का बोध करा रही है हमें। घी है, लिक्विड का बोध है। चावल पदार्थ का बोध है। तो ये आदि जो शब्द हैं ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में बस इतना याद रखना है कि चाहे कोई तरल हो, या कोई ठोस वस्तु हो, या कोई पदार्थ हो, वो सब किस में आएगा, तुम्हारा द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। इसके बाद तुम्हारा अगला जो अंतिम प्रकार है वो है तुम्हारा समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या प्राणी के समूह का बोध हो, ऐसे शब्द जिससे किसी व्यक्ति हो या कोई प्राण समूह हो, उस व्यक्ति के समूह का बोध हो, यानी ग्रुप का बोध हमें होता है, वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे अतिथि को हमने फूलों का गुलदस्ता दिया, अब गुलदस्ता में क्या है, फूलों का एक समूह है। गुलदस्ता में गुलाब का फूल, चमेली का, गेंदे का, यानी किसी अनेक तरीके के कोई भी फूल हो सकते हैं। तो वहां पर जो गुलदस्ता है वो क्या है, एक फूलों का समूह है, यानी गुलदस्ता कोई समूह की हमें जानकारी दे रहा है। पूरा सम्मेलन, सम्मेलन G20 का जो सम्मेलन हुआ, सम्मेलन भी क्या दे रहा है हमें, एक समूह का बोध करा रहा है। क्या व्यक्तियों का समूह होगा यहाँ पर सम्मेलन में। कक्षा, यानी कक्षा भी क्या करा रहा है, बच्चे, छात्रों और छात्राओं का क्या करा रहा है, हमें बोध करा रहा है एक समूह का। इसी तरीके से आर्मी ले सकते हैं हम, आर्मी क्या है, वो भी हमें एक समूह का बोध करा रही है। तो कहीं ना कहीं वे शब्द जिनके द्वारा हमें समूह का बोध हो, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उपर्युक्त संगीन शब्दों में देखो, गुलदस्ता है जो वस्तुओं का समूह बता रहा है हमें, सम्मेलन है, कक्षा है जो प्राणियों के समूह का बोध करा रहा है। अतः ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अर्थात ये से शब्द जो किसी ना किसी समूह का हमें क्या कराएं, बोध कराएं, समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। तो ऊपर से हमने ये देखा था पहले सबसे, संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के प्रकार किसे कहते हैं, और एक एक करके हमने इन सब प्रकारों के बारे में पढ़ लिया है। आगे हम देखेंगे कि संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएं, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा कैसे बनाएं। संज्ञा को बनाने के प्रकार देखेंगे, कुछ और उदाहरण इनके उस अगली वीडियो में हम देखेंगे, इसी तरीके से रिटन फॉर्म में। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें, कमेंट करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हमें पता चलता है कि आपने इसे कितना पसंद किया है। आप अपने, अगर कोई ऐसे क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आए हैं, आप कमेंट में उनको छोड़ सकते हैं, उनका आंसर देने की हम कोशिश करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।